नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है हम लोग सीएनटी एक्ट का अध्याय 7 और अध्याय 8 और अध्याय 9 को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है सीएनटी एक्ट का चैप्टर 1 से लेकर के 6 तक हम लोगों ने डिस्कस किया था और इसका नोट्स भी जो है हमने अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग अध्याय 7 को देखेंगे, अध्याय 8 को देखेंगे और अध्याय 9 को देखेंगे। इसमें से जो अध्याय 8 है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसी में से हम लोग जो है आज हम लोग पढ़ेंगे कि एसटी, एससी, ओबीसी ये सब जाति के जो लोग हैं ये अपने ज़मीन को जो है किसको बेच सकते हैं और किसको नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, कोई ज़मीन को जो है किसी और को बेचना है, किसी और के नाम पे करना है, तो एसटी कैटेगरी के जो जाति हैं, एससी कैटेगरी के जो जाति हैं, ओबीसी कैटेगरी के जो जाति हैं, ये लोग जो है अपना ज़मीन किसको जो है बेच सकते हैं, किसको जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसके बारे में प्रावधान जो है अध्याय 8 में दिया गया है। तो हम लोग जो है 1 बाय 1 करके जो है इसको पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और जो 7th जेपीएससी हुआ था तो अध्याय 8 से ही जो है सवाल पूछा गया था यहाँ से। ठीक है, ट्रांसफ़र को लेकर के कि एसटी का ज़मीन हो या फिर एससी का ज़मीन हो या फिर ओबीसी का ज़मीन हो तो कौन किसको ट्रांसफ़र कर सकता है, ये सब का जो प्रावधान है अध्याय 8 में दिया गया है और यहाँ से जो है सवाल मैक्सिमम पूछा जाता है और सीएनटी एक्ट का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही वाला है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अध्याय 7 को। तो अध्याय 7 जो है इसमें जो है अध्याय 7 जो है अध्याय 4 को जो हम लोग पढ़े थे और अध्याय 6 को, तो अध्याय 4 और अध्याय 6 से छूट प्राप्त भूमियाँ जो है उसके बारे में अध्याय 7 में दिया गया है। ठीक है, जैसे अध्याय 4 में हम लोगों ने देखा था अधिभोगी रैयत। ठीक है, अधिभोगी रैयत अध्याय 4 में हम लोगों ने देखा था। अध्याय 6 में देखे थे हम लोग अनाधिभोगी रैयत। तो अधिभोगी रैयत और अनाधिभोगी रैयत का जो ज़मीन है, इसके अलावा और भी जो ज़मीन है उसके बारे में हम लोग जो है अध्याय 7 में देखेंगे। अध्याय 7 में एक ही धारा है, धारा 43। धारा 43 में ये चीज़ बताया गया है कि लोक कार्य के लिए किए जा रहे भूमि, जैसे कि सरकार व प्राधिकार द्वारा या फिर नहर, बांध, सड़क, लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, ठीक है, तो सरकार या फिर स्थानीय प्राधिकारी या रेलवे कंपनी या छावनी के लिए अधिग्रहित भूमि लगान छूट रहेगी। मतलब कि ये जो धारा 43 है इसमें यही चीज़ बताया गया है कि अध्याय 4 और अध्याय 6 के अलावा और भी जो भूमि है, ठीक है, उसमें जो है लगान नहीं लिया जाएगा और उसका यूज़ जो है नहर बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, लोक स्वास्थ्य के लिए जो है, हॉस्पिटल बनाने के लिए जो है सरकार के द्वारा लिया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग इम्पोर्टेंट तो था नहीं, ठीक है, लेकिन हम लोग अब जो पढ़ेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट है अध्याय 8। ठीक है, तो अध्याय 8 में हम लोग देखेंगे कि एसटी, एससी या फिर ओबीसी ये सब अपने ज़मीन को किसको जो है ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है अध्याय जो 8 है इसमें यहाँ पे धारा 44 से लेकर के जो है धारा 51 तक जो है इसके बारे में प्रावधान है कि जोतों या फिर भूधृतियों के पट्टे या अंतरण, मतलब जो ज़मीन, जोत मतलब क्या होता है, ज़मीन। ठीक है, तो जो किसान के पास जो ज़मीन है उसका पट्टा या फिर अंतरण मतलब कि उसका लीज तैयार करना या फिर किसी के नाम पर ट्रांसफ़र कर देना, इसके बारे में कहाँ पे दिया गया है, धारा 44 से लेकर के धारा 51 के बीच में। ठीक है, हम लोग जो है धारा 44 को देखेंगे और धारा 44 में यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि प्रत्येक रैयत अपने भूस्वामी या फिर जमींदार, पहले जो है भूस्वामी कौन था, जमींदार था। अंग्रेजों के समय में भूस्वामी कौन हुआ करते थे, जमींदार। लेकिन अभी कौन है भूस्वामी, तो अभी जो है सरकार है। ठीक है, और रैयत मतलब क्या होता है, पिछले क्लास में आपको हमने बताया था, रैयत का मतलब होता है किसान। तो प्रत्येक किसान अपने भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का अधिकार होगा, जिसमें से पट्टा में लिखा होगा भूमि का जानकारी,
कितना लगान लिया जाएगा, उसका दर, कितना किस्त पे देना है, क्या चीज़ है, समझ गए ना। तो ये सब सारा जानकारी जो है पट्टा पे रहेगा और प्रत्येक किसान जो है अपने भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का अधिकार रखता है धारा 44 के अंतर्गत। ठीक है। धारा 45 में इसी का अपोजिट है कि भूस्वामी द्वारा रैयत से प्रतिलेख पाने का हकदार होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक भूमि है, यह भूमि जो है किसान के पास है। ठीक है। और यह भूमि है किसका, तो भूस्वामी का है। ठीक है, भूस्वामी का है। तो यहाँ पे धारा 44 में यही लिखा गया है कि किसान जो है ये भूमि का पट्टा जो है लेने का हकदार होगा धारा 44 के अंतर्गत। और धारा 45 के अंतर्गत जो है भूस्वामी द्वारा रैयत से प्रतिलेख पाने का हकदार। तो भूस्वामी जो है किसान से जो है इस भूमि के बारे में प्रतिलेख प्राप्त करेगा, उसमें लिखा रहेगा कि हम जो है इतने वर्षों के लिए आपका ज़मीन जो है लिए हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पट्टा जो रहेगा ना वो किसके पास रहेगा, रैयत के पास रहेगा। ठीक है, किसान के पास रहेगा। और किसान इसके बदले में क्या देगा, वचनबद्ध देगा किसको, भूस्वामी को, कि हम जो है इस पे खेती करेंगे, इतने सालों तक खेती करेंगे और इसमें जो लिखा हुआ है, जो समझौता में पट्टा में लिखा हुआ है उसका हम पालन करेंगे। ठीक है। तो उसी को कहा जाता है वचनबद्ध, मतलब कि जो चीज़ कहा गया है भूस्वामी के द्वारा उसका हम पालन करेंगे, उसी को वचनबद्ध कहा जाता है। ठीक है। जो हमने बोला है, जो समझौता हुआ है पट्टा के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो वचनबद्ध किसके पास रहता है, भूस्वामी के पास रहता है। ठीक है। और पट्टा किसके पास रहेगा, तो रैयत के पास। तो 44 और 45 आपको समझ में आ गई होगी कि 44 में ये चीज़ कहा गया है कि प्रत्येक रैयत को जो है अपने भूस्वामी से एक पट्टा प्राप्त करने का अधिकार है। धारा 45 में जो है यह बताया गया है कि भूस्वामी द्वारा जो है रैयत से जो है भूस्वामी द्वारा एक प्रतिलेख प्राप्त करेगा। ठीक है, जिसमें समझौता होता है। ठीक है, या फिर उसको कह सकते हैं प्रतिलेख को लीज पेपर भी कहा जाता है। ठीक है। तो भूस्वामी जो है किसान को अगर खेत देता है, कोई भूमि का टुकड़ा देता है, ठीक है, तो किसान क्या करेगा, भूस्वामी से पट्टा प्राप्त करेगा। ठीक है। और किसान क्या करेगा, इसको वचनबद्ध देगा किसको, भूस्वामी को, कि जो समझौता हुआ उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ये दो चीज़ यहाँ पे था। ठीक है, एक पट्टा और एक वचनबद्ध। वचनबद्ध किसके पास रहेगा, भूस्वामी के पास, और पट्टा किसके पास रहेगा, रैयत के पास। ठीक है। ये धारा 44 था, ये धारा 45 था। अब आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, धारा 46। तो इसको आप एकदम इसको याद ही कर लीजिएगा, धारा 46 को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, VVI है। ठीक है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक चीज़ बताते हैं कि जिस प्रकार जो है भारतीय संविधान का आत्मा आर्टिकल 32 को कहा जाता है, उसी प्रकार जो है CNT एक्ट का आत्मा जो है धारा 46 को कहा जाता है। और धारा 46 में ही प्रावधान है कि ST SC OBC जाति के लोग जो है किसको अपना ज़मीन को जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसको जो है बेच सकते हैं। ठीक है। और धारा 46 में ही यह बताया गया है कि रैयत के द्वारा, किसान के द्वारा जो है अपने अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध, मतलब कि कोई किसान अगर कोई भूमि धारण किया है तो बिना भूस्वामी के, बिना सरकार के आदेश से किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको 3 चीज़ समझना है। अगर आप ये चीज़ समझ जाओगे तो आगे जो है आपको काफ़ी आसान हो जाएगी। जैसे कि अंतरण, तो अंतरण का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना। ठीक है। अंतरक, तो अंतरक का मतलब होता है जो बेच रहा है। और अंतरिकी का मतलब होता है जो प्राप्त कर रहा है। कोई ज़मीन है, ठीक है, तो उसका ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको कहेंगे अंतरण। ठीक है। जो बेच रहा है उसको कहेंगे अंतरक, और जो खरीद रहा है, जो प्राप्त कर रहा है ज़मीन को, उसको कहेंगे अंतरिकी। ठीक है। ये सब शब्द जो है थोड़ा CNT एक्ट में दिया हुआ है, तो ये सब को आप याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चीज़। अंतरण क्या होता है, अंतरक क्या होता है, अंतरिकी क्या होता है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 3 चीज़ याद रखना है। ठीक है। जैसे कि भूइहारी ज़मीन के लिए
मुंडारी खुटकटीदार और सामान्य जमीन के लिए कुछ प्रावधान दिया गया है धारा 46 में। इसमें आपको क्या याद रखना है कि कोई भी रैयत, ठीक है, बंधन या पट्टे पर अपनी जमीन को दे सकता है, लेकिन 5 वर्ष के लिए। अब सुनिए आप ध्यान से, ये जो भूमिहरी जो लोग हैं, मुंडारी या खुटकटीदारी जो जमीन है, इसमें ये सब जमीन जिसके पास भी है वह अपना जमीन को जो है पट्टे पर या फिर बंधक पर, ठीक है, मैक्सिमम 5 वर्ष तक दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, बंधन मतलब क्या होता है, जैसे कि गिरवी रखना, ठीक है। आप अपना सोना चांदी को हमारे पास जमा कर दिए और उसके बदले में आपने क्या किया, आप जो हमसे पैसे ले लिए कि जब हम पैसा लौटाएंगे तब आपको सोना चांदी मिल जाएगा, गिरवी रखना। तो कोई भी जो है गिरवी रख सकता है या फिर पट्टे पर अपनी ज़मीन को किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है, दे सकता है, मैक्सिमम 5 वर्ष के लिए। फिर यहाँ पे आगे एक चीज़ लिखा गया है कि भूगुत बंध रैयत, ठीक है, अधिकतम 7 वर्ष के लिए जो है अपना ज़मीन को किसी को दे सकता है, ठीक है। तो जो भूगुत बंध रैयत होते हैं, ये सब किसान क्या कर सकता है कि किसी को जो है अपना जो भूमि है वो मैक्सिमम 7 वर्ष के लिए दे सकता है, ठीक है। लेकिन 7 वर्ष के बाद जो है क्या होगा कि पुनः इसको जो है किसान को जो है ज़मीन वापस मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट हमने बता दिया है कि ऋण का मूल और सूद वापस नहीं करना है, समय सीमा के समाप्त पर बंधित जमीन स्वतः वापस हो जाती है। मतलब आप अगर भूगत बंध रैयत है, आप किसी को जो है 7 वर्षों के लिए कोई ज़मीन का टुकड़ा दे देते हैं, तो 7 वर्ष जैसा ही कंप्लीट होता है उसके बाद जो है आपको जो है भूगत बंध रैयत या भूगत बंध जो किसान है उसको ज़मीन वापस हो जाता है। इसके बदले में ना ही कोई सूद देना पड़ता है, ना ही कोई मूल या फिर पैसा देना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद जो है एक चीज़ और लिखा है, इसको याद रखिएगा कि बिहार उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1935 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो तो अधिकतम 15 वर्षों तक भूमि को बंधक रखा जा सकता है। भूमि को आप किसी को दे सकते हैं बंधक के तौर पर, ठीक है। तो आपको ये 3 चीज़ याद रखना है, 5 वर्ष वाला, एक 7 वर्ष वाला और एक 15 वर्ष वाला। 15 वर्ष वालों में जो है आपका जो ज़मीन का कागज पत्तर है वो बिहार उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1935 के अंतर्गत होना चाहिए। अगर इसके अंतर्गत आपका ज़मीन का कागज है तभी जो है आप 15 वर्ष तक किसी को जो है बंधक में दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भूगत बंध जो रैयत है अधिकतम 7 वर्षों के लिए दे सकता है, और कोई भी रैयत जो है वो अपना ज़मीन को 5 वर्ष तक कम से कम किसी को बंधक के रूप में दे सकता है, ठीक है। इतना तो आप लोगों को पता हो गया। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है यहाँ से खेला, ठीक है। 46 का मेन इंपॉर्टेंट जो धारा है, तो 46 का जो है पहला नंबर का ए में, ठीक है, 46 का पहला नंबर का ए में लिखा गया है कि अगर कोई ST SC से संबंधित कोई जाति हो तो यह अपना ज़मीन किसको जो है ट्रांसफ़र कर सकता है, किसको दे सकता है। 46B में लिखा गया है कि SC और OBC जाति के कोई लोग हो तो अपना ज़मीन किसको दे सकता है, और 46C में लिखा गया है कि ST SC और OBC ना हो तो फिर किसको जो है ज़मीन दे सकता है, ठीक है। तो आपको हम स्पष्ट रूप से यहाँ बताना चाह रहे हैं कि धारा 46A के अंतर्गत इस एक्ट के अनुसार अधिभोगी रैयत ST हो तो बिना उपायुक्त के अनुमति के इनकी भूमि विक्रय, विनियम या दान नहीं किया जा सकता है। मतलब कोई ज़मीन का मालिक अगर ST हो तो वह बिना उपायुक्त के आदेश के बिना जो है किसी को जो है वह अपना ज़मीन को जो है विक्रय नहीं कर सकता है, लेन देन नहीं कर सकता है, दान में नहीं दे सकता है, ठीक है। हाँ, ट्रांसफ़र कर सकता है, लेन देन कर सकता है, उसके लिए कुछ प्रावधान दिया गया है, उस प्रावधान को आपको जो है फॉलो करना होगा, तभी जो है आप अपना ज़मीन को किसी को दे सकते हैं, ठीक है। तो धारा 46A में यही बताया गया है कि इस एक्ट के अनुसार जो है ST SC के जाति के किसी के पास अगर ज़मीन है तो वह अपना ज़मीन जो है बिना उपायुक्त के आदेश से किसी को दे नहीं सकता है, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। अब इसके अंतर्गत क्या लिखा गया है कि हस्तांतरण प्राप्त करने वाला भी ST हो, ठीक है, और हस्तांतरण प्राप्त करने वाला
एवं करने वाला एक ही थाना क्षेत्र का निवासी हो। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देखो, ठीक है, हम हैं एसटी कैटेगरी में हम आते हैं और मेरे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि ये जो ज़मीन है ना इसको हम बेच दें या फिर किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र कर दें। हम चाह रहे हैं कि आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर दें। तो आप जो है हमारा ज़मीन तभी ले पाओगे जब आप जो है मेरे थाना क्षेत्र के अंतर्गत आओगे, ठीक है, मेरे थाना क्षेत्र के अंतर्गत आओगे और आप भी एसटी हो ना, आप भी एसटी हो। अगर आप एसटी हो तभी आप जो है मेरा ज़मीन ले पाओगे और थाना जो है मेरे थाना क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए, तभी आप हमारा ज़मीन ले पाओगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई ना कि हम एसटी हैं और हम अपना ज़मीन को किसी दूसरे के नाम पे करना चाह रहे हैं। हम अपना ज़मीन को आपके नाम पे करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम एसटी हैं, हम अपना ज़मीन को आपके नाम पे करना चाह रहे हैं। तो आप हमारा ज़मीन तभी ले पाओगे जब आप एसटी हो और आप मेरे थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्पष्ट लिख दिया है कि हस्तांतरण प्राप्त करने वाला मतलब जो मेरा ज़मीन लेगा वह भी एसटी होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ जो हमारा ज़मीन लेगा, प्राप्त करेगा, वह जो है मेरे थाना क्षेत्र का निवासी ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे कोकर थाना, ठीक है, कोकर थाना। अब यहाँ का एक एसटी है, रांची का कोकर थाना है, यहाँ का एक एसटी है, ज़मीन बेचना चाह रहा है, ठीक है। अब कोकर थाना इतना बड़ा है, यहाँ का एक एसटी है, ज़मीन बेचना चाह रहा है, तो ज़मीन किसको बेचेगा? ये अपना ज़मीन एसटी को ही बेच पाएगा, ठीक है। और जो ज़मीन ले रहा है ना, जो हस्तांतरण प्राप्त कर रहा है, वह कोकर का ही निवासी हो, कोकर थाना क्षेत्र का निवासी हो, तभी जो है यह ज़मीन ले पाएगा, ठीक है। प्रावधान किया गया ये चीज़, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गई एसटी के बारे में। अब एससी और ओबीसी के बारे में देखिए। 46B में एक चीज़ लिखा गया है कि इस एक्ट के अनुसार अधिभोगी रैयत अगर एससी या फिर ओबीसी हो, ठीक है, एससी या फिर ओबीसी हो, तो वह जो है अपना ज़मीन को बेच सकता है, कि ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। लेकिन लेने वाला जो है उसी ज़िले का निवासी होना चाहिए जो बेच रहा है। साथ ही साथ एससी और ओबीसी अपना ज़मीन को एससी और ओबीसी को ही बेच पाएगा, ठीक है। फिर से आपको हम समझा देते हैं। जैसे कि हम एससी हैं, ठीक है, या फिर ओबीसी हैं, हम अपना ज़मीन को जो है किसी को देना चाह रहे हैं और हम हैं गिरिडीह जिला के निवासी, ठीक है। तो हम अपना ज़मीन को जो है गिरिडीह जिला के निवासी को ही हम बेच पाएंगे और साथ ही साथ जो ले रहा है ज़मीन वह भी जो है एससी और ओबीसी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप दुमका ज़िले के हो या फिर धनबाद ज़िले के हो, बोकारो ज़िले को, और आप चाहोगे कि गिरिडीह जिला का जो एससी और ओबीसी जाति के लोग हैं इसका ज़मीन हम ले लेंगे, तो नहीं ले पाओगे, ठीक है। इसी प्रकार जो है धारा 46C में लिखा गया है कि अधिभोगी रैयत अगर एससी एसटी ओबीसी ना हो, मतलब कि जनरल कैटेगरी से आता हो, तो वह किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से सुनिए, पूरा समरी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। धारा 46 के पहला का ए नंबर में बताया गया है क्या, कि अगर कोई एसटी जो है अपना ज़मीन ट्रांसफ़र करता है किसी और के नाम पे, तो जो ट्रांसफ़र प्राप्त करेगा या फिर जिसको देगा वह जो है इसी के थाना के क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, साथ ही साथ एसटी भी होना चाहिए। अगर एससी या ओबीसी अगर अपना ज़मीन को ट्रांसफ़र कर रहा है किसी के नाम पे, तो लेने वाला जो है सेम जिला का होना चाहिए, जो बेच रहा है और जो ले रहा है एक ही जिला का होना चाहिए, साथ ही साथ एससी और ओबीसी ही होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई जनरल कैटेगरी का आदमी जो है या फिर किसान जो है अपना ज़मीन को ट्रांसफ़र कर रहा है तो किसी को भी कर सकता है, चाहे रांची जिला का हो या बोकारो जिला का हो या धनबाद जिला का हो, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गई, यही जो है इम्पोर्टेंट था, इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो आप लोगों ने अभी विवाद सुना होगा पारसनाथ पहाड़ का, तो पारसनाथ पहाड़ के इर्द गिर्द जो है ना, जो ज़मीन है ना, ये या तो एससी का है या तो एसटी का है या तो ओबीसी का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है देखते होंगे कि पारसनाथ में जो है 30-32 जो है मंदिर बन गए हैं। तो मंदिर कैसे बन गए हैं, जैन लोग कैसे मंदिर बना लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे सीएनटी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है, जो सीएनटी एक्ट का जो धारा है उसमें प्रावधान दिया गया है कि ज़मीन को जो है किसी चैरिटी को या फिर किसी
धार्मिक स्थल को जो है SC ST का ज़मीन जो है अगर खाली हो, ठीक है, तो उसको जो है किसी धार्मिक स्थल हो गया या फिर स्वास्थ्य केंद्र हो गया या फिर लोगों के लिए अगर कोई बात हो तो उसके लिए जो है सरकार जो है या फिर जो भूस्वामी है वो ज़मीन जो है सरकार जो है इन लोगों को दे सकती है, ठीक है। तो चैरिटी के तौर पर जो है जैनियों को यहाँ पे ज़मीन मिला था और ये लोग जो है अपना जो है मंदिर वगैरह यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखिएगा, धारा 46 काफ़ी इम्पोर्टेंट है और धारा 46 के अंतर्गत अगर कोई ST जो है ST कैटेगरी के अगर कोई है इसमें कह सकते हैं किसान, तो यह जो है अपने थाना क्षेत्र के निवासी को ही जो है बेच पाएगा अपना ज़मीन, साथ ही साथ जो ले रहा है ज़मीन वह ST का होना चाहिए। अगर SC या फिर OBC कैटेगरी का है तो जो ज़मीन ले रहा है वह भी जो है एक ही जिला का होना चाहिए, साथ ही साथ SC और OBC होना चाहिए। और जनरल कैटेगरी का ज़मीन है तो कोई भी जिला के लोग आकर के इसका ज़मीन जो है खरीद सकते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गई। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं आगे। अब धारा 46 का 4 में क्या लिखा गया है कि यदि भूस्वामी 46(1)(a) का उल्लंघन करते हुए रजिस्ट्री कर देता है तो इसे अवैध माना जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा भूस्वामी, क्या करेगा, ठीक है, कि ST का ज़मीन है, ठीक है, धारा 46(1) के A में ST के ज़मीन के बारे में बताया गया है। तो भूस्वामी क्या करेगा कि ST का जो ज़मीन है ना इसको जो है गलत तरीके से किसी और को दे देता है, समझ गए ना। तो ST के बारे में ये बताया गया कि ST का ज़मीन तभी ले पाएगा जब जो लेने वाला हो सेम थाना क्षेत्र का हो, साथ ही साथ ST हो। अब जो भूस्वामी हो क्या करेगा कि दूसरा थाना का आदमी को जो है ज़मीन ट्रांसफ़र कर देगा या फिर दूसरा जिला का आदमी को ट्रांसफ़र कर देगा या फिर ज़मीन ST का है और बेच दे रहा है OBC को। तो इस तरह से अगर भूस्वामी किसी के नाम पर रजिस्ट्री कर देगा ना तो वह जो है अवैध माना जाएगा, सरकार उस पर एक्शन ले लेगी, ठीक है। अगर ऐसा अंतरण हो जाता है तो लंबे समय तक पता नहीं चलता है तो जनजाति वर्ग को भूमि प्राप्त करने का अधिकार है। अब क्या करेगा यहाँ पे स्पष्ट आप लोग सुनिए कि भूस्वामी क्या करता है, ठीक है, कि ST का कोई ज़मीन है, ठीक है। अब भूस्वामी क्या करेगा कि इसका ज़मीन जो है किसी OBC को बेच देता है, ठीक है। जो CNT एक्ट में प्रावधान है उसका अगर उल्लंघन करता है भूस्वामी और किसी OBC को बेच देता है तो जिसका ज़मीन है ना, जो ST कैटेगरी का जो आदमी है, जो किसान है जिसका ज़मीन है, यह जो है अपना ज़मीन को पुनः प्राप्ति कर सकता है। कैसे? जिस तिथि को ज़मीन का ट्रांसफ़र हुआ है इस तिथि से 12 वर्ष तक उपायुक्त को आवेदन देकर जो है ज़मीन को प्राप्त कर सकता है। अब मेरा ज़मीन है, हम ST हैं, ठीक है, और हम अपना ज़मीन मेरा जो ज़मीन है इसको क्या किया है भूस्वामी जो है किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम जब से ट्रांसफ़र हुआ है तब से लेकर के 12 वर्ष तक जो है इसके बीच में कभी भी जो है हम एक आवेदन देंगे उपायुक्त को और उपायुक्त को बताएंगे कि हम ST है और हमारा ज़मीन जो है भूस्वामी क्या किया है किसी दूसरे जाति को जो है ट्रांसफ़र कर दिया है। तो उपायुक्त जो है इस पर एक्शन लेगी और जांच करने के बाद जो है, ठीक है, आवेदन मिलने के 3 वर्ष के अंदर सही पाए जाने पर भूमि वापस किया जाएगा, ठीक है। अगर आवेदन देते हैं, हम उपायुक्त को आवेदन देते हैं और उपायुक्त तो जांच करती है तो 3 वर्ष के अंदर जो है हमको पुनः जो है वह वापस मिल जाएगा। तो इसमें आपको जो है 2 चीज़ याद रखना है, एक 12 वर्ष और एक 3 वर्ष। 12 वर्ष कैसे याद रखना है कि मेरा ज़मीन हम ST का है, ठीक है, तो मेरा ज़मीन क्या किया भूस्वामी जो है किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया है, बेच दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जब से ट्रांसफ़र हुआ है उस डेट से लेकर के 12 वर्ष के अंदर तक, ठीक है, आज से 12 वर्ष के बीच में कभी भी हम जो है एक एप्लीकेशन लिखेंगे उपायुक्त को और हम उसको बताएंगे, ठीक है। उपायुक्त जांच पड़ताल करके 3 वर्ष के अंदर जो है मेरा ज़मीन जो है वापस लौटा देगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे धारा 46 का जो है 4 में ये चीज़ प्रावधान किया गया है कि कोई भी जो है भूस्वामी गलत तरीके से किसी का ज़मीन किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। अगर ट्रांसफ़र करेगा तो आप जो है 12 वर्ष के अंदर जो है आप एप्लीकेशन दीजिए उपायुक्त को और उपायुक्त जांच करने के बाद जो है 3 वर्ष के अंदर आपका ज़मीन जो है वापस करवा देगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, जैसे कि आवेदन जो है DC को प्राप्त हुआ। अब मेरा ज़मीन जो है हम ST हैं और मेरा ज़मीन जो है भूस्वामी क्या किया है
किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया है, किसी और जाति को, जैसे कि ओबीसी जाति को ट्रांसफ़र कर दिया है, या फिर धनबाद वाला को ट्रांसफ़र कर दिया है, या फिर बोकारो का कोई किसान को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है उपायुक्त को जो है हम आवेदन देंगे, ठीक है, डीसी को, कि देखिए हम एसटी कैटेगरी के और हमारा ज़मीन जो है किसी गलत तरीके से किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया है, जो ऐसा प्रावधान सीएनटी एक्ट में नहीं है। तो उपायुक्त क्या करेगा, जांच करेगा, ठीक है, जांच करेगा। अगर दावा गलत पाया जाता है तो फिर अस्वीकृत हो जाएगा, आवेदन रद्द हो जाएगा। और दावा सही पाया गया कि सही बता रहा है, जो आवेदन दिया है वो सही बोल रहा है, तो सही पाएगा तो फिर क्या करेगा, भूमि खाली हो तो ट्रांसफ़र कर देगा। अगर भूमि खाली है, जैसे कि हमने आवेदन दिया, ठीक है, कि मेरा ये जो ज़मीन है इसको ओबीसी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो यह अगर भूमि खाली रहेगा तो उपायुक्त क्या करेगा, पुनः जो है मेरे नाम पे ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। इसके अलावा अगर भूमि पर जो है अस्थाई संरचना किया गया हो तो डीसी 2 वर्ष का समय देगा ज़मीन खाली करने के लिए। अब मेरा जो ज़मीन बेचा था, ये ज़मीन, इसमें अगर वो घर बना लिया है, जिसको बेचा है, ठीक है, घर बना लिया है, तो फिर उपायुक्त क्या करेगा कि आप घर को तोड़ करके ज़मीन को खाली कीजिए और जिसका ज़मीन है उसको आप वापस लौटाइए, ठीक है। तो ज़मीन को तोड़ करके जो है, जो मेरा ज़मीन में जिसको भूस्वामी दूसरे को दे दिया है, तो यह ज़मीन तोड़ करके जो है हमको वापस करेगा, ठीक है, 2 वर्ष के अंदर, ठीक है। इसके अलावा छोटा नागपुर भूधिरित्र अधिनियम 1969 के पहले अस्थाई संरचना किया गया हो तो उपायुक्त इसे वैध घोषित करेगा। अच्छा, ठीक है। अगर यह जो ज़मीन किसी को ट्रांसफ़र किया गया है दूसरे को भूस्वामी के द्वारा, और 1969 में जो अधिनियम था उसके पहले अगर ट्रांसफ़र किया है, तो फिर जो है हम अपना ज़मीन को वापस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ को आप याद रखिएगा। आपको नोट्स जो है मिल ही जा रहा है आपको ऐप में, एग्जाम पोर्टल ऐप में। आप नोट्स को डाउनलोड कीजिए, अपने कॉपी में लिखिए और इसको 3 से 4 बार पढ़िए, ठीक है, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे धारा 46 में तो प्रावधान यही था कि एसटी का ज़मीन जो है, एससी का ज़मीन जो है, ओबीसी का ज़मीन जो है किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर एसटी का ज़मीन हो तो जो ले रहा है, जिसके नाम पे ट्रांसफ़र कर रहा है, वह एक ही थाना का निवासी हो या फिर एसटी का ही हो। एससी और ओबीसी के बारे में ये चीज़ प्रावधान किया गया है कि जो ले रहा है या जिसके नाम पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है ज़मीन, वह उसी जिला का होना चाहिए, साथ ही साथ वह भी एससी या फिर ओबीसी होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद धारा 46 का 4 में ये चीज़ बताया गया है कि कोई गलत तरीके से किसी का ज़मीन जो है या फिर गलत तरीके से भूस्वामी जो है किसी एसटी, एससी या ओबीसी का ज़मीन किसी के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। अगर ट्रांसफ़र करेगा तो फिर 12 वर्ष के अंदर आपको आवेदन देना है, और 12 वर्ष के बाद आवेदन दीजिएगा तो फिर अगर सही पाया जाएगा तो फिर 3 वर्ष के अंदर आपको जो है वह लौटा दिया जाएगा, ठीक है। अब धारा 47 में ये चीज़ बताया गया है न्यायालय के बारे में, कि न्यायालय के द्वारा कोई भी आदेश नहीं दिया जाएगा कि धारा 46 के विरुद्ध हो। अब धारा 46 में ये चीज़ लिखा है कि धारा 46 का ए हो गया, धारा 46 का बी हो गया, धारा 46 का सी हो गया। अब ए में बताया गया है कि एसटी का ज़मीन जो है एसटी ही खरीद पाएगा तथा सेम थाना का निवासी होना चाहिए। बी में यही चीज़ बताया गया है कि ओबीसी या फिर एससी, ओबीसी और एससी को ही बेच पाएगा तथा सेम जिला का निवासी होना चाहिए। तो न्यायालय कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि आप जो है एसटी का ज़मीन ओबीसी को बेच दो, ठीक है। मतलब धारा 46 के विरुद्ध में जो है कोर्ट आपको कभी नहीं बोलेगा कि धारा 46 के जो है आप इसका उल्लंघन करके किसी और को ज़मीन दे दो, ठीक है। तो न्यायालय के द्वारा कोई भी आदेश नहीं दिया जाएगा जो धारा 46 के विरुद्ध हो या फिर धारा 46 का उल्लंघन करता हो, ठीक है। अपवाद में क्या है कि लगान बकाया होने पर आदेश दे सकता है। अब आपका ज़मीन है, जैसे कि मेरा ज़मीन है, हम एसटी हैं, ठीक है, और हम इस पर लगान दे ही नहीं रहे हैं इस ज़मीन का, तो फिर क्या करेगा न्यायालय, जो है इसको जो है किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर देगा। इसके लिए प्रावधान जो है आगे लिखा गया है, उसको आप देखिएगा, ठीक है। अब आगे चलिए देखते हैं धारा 48 में। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भूमिहारी भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध, ठीक है। हम लोगों ने देखा एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे 48 में लिखा गया है कि जो भूमिहारी ज़मीन जो है, ठीक है, इसके ज़मीन को हस्तांतरण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन जो एससी और एसटी और ओबीसी के लिए जो अधिनियम बनाया गया है, एक्ट बनाया गया है, उसके तरह ही जो है इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। फिर धारा 48A में लिखा गया है कि भूमिहारी ज़मीन
के बिक्री के लिए किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेश अथवा डिक्री पारित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार SC ST OBC के लिए जो जमीन जो कानून बना है ना, उसी प्रकार जो है भूमिहरी जमीन के लिए भी कानून यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, 48 में ये चीज लिखा गया है कि जो भूमिहरियों का जो जमीन है, ठीक है, तो इसके जमीन के बिक्री के लिए किसी न्यायालय द्वारा कोई भी आदेश या फिर डिक्री पारित नहीं किया जाएगा। मतलब कि न्यायालय कभी नहीं बोलेगा कि भूमिहरी जमीन को जो है आप किसी और को बेच दो या फिर किसी और को कुछ कर दो। ठीक है, फिर धारा 49, तो धारा 49 में लिखा गया है कि किसी विशेष परियोजना के लिए जमीन हस्तांतरण किया जा सकता है उपायुक्त की सहमति से। ठीक है, धारा 49 में लिखा गया है कि किसी विशेष परियोजना के लिए जमीन का हस्तांतरण किया जा सकता है उपायुक्त की सहमति से, जैसे कि सार्वजनिक कार्य हो गया, ठीक है, जैसे धार्मिक हो गया, शैक्षणिक हो गया, सार्वजनिक निर्माण हो गया, पहुंच का रास्ता हो गया, तो इसके लिए जो है उपायुक्त जो है कर सकती है। जैसे आपको एग्जाम्पल में हमने बताया ना कि जैसे कि ये जो आपका पारसनाथ पहाड़ है गिरिडीह में, इसके अगल बगल में जो है ST है, OBC है, SC है, इसका जमीन है। लेकिन जैन जो लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के आते हैं जैन लोग, तो जैन लोग यहाँ पे जमीन लेकर के कैसे यहाँ पे मंदिर बनाया उन्होंने, तो बस धारा 49 जो है, धारा 46 49 जो है इसी के अंतर्गत जो है इन्होंने बनाया है कि धारा 49 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किसी विशेष परियोजना के लिए ये जो ST SC OBC का जो जमीन है, ठीक है, ये सब जो जमीन है, ये सब जमीन को जो है सार्वजनिक कार्य के लिए या फिर धार्मिक स्थल के लिए जो है उपायुक्त जो है किसी को दे सकती है। ठीक है, धारा 50 में क्या लिखा गया है कि किसी विशेष परियोजना के लिए भूस्वामी जमींदार द्वारा रैयतों के जोतों का अर्जन मतलब छीन लेना, जैसे कि खनन कार्य हो गया। ठीक है, कौन छीन सकता है? उपायुक्त तो छीन सकता है। तो इस तरह से जो है आप इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है अध्याय 8 कंप्लीट होता है। अध्याय 8 में क्या लिखा है हम आपको फिर से बताते हैं जो इम्पोर्टेंट है। फॉर धारा 46 का 1 का A B, ठीक है, तो A में क्या लिखा है कि ST जो है जमीन को ट्रांसफर कर सकता है ST को ही, लेकिन जो है एक ही थाना क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। ठीक है, जो बेच रहा है सो और जो खरीद रहा है सो या जिसके नाम पे ट्रांसफर कर रहा है, ये दोनों का दोनों जो है एक ही थाना क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। ठीक है, अगर कोकर थाना का ये है तो जो जिसके नाम पे ट्रांसफर हो रहा है वो भी जो है कोकर थाना का ही होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ ST है तो ST ही होना चाहिए। B में क्या प्रावधान किया गया है कि अगर SC है या फिर OBC है तो यह जो है अपना जमीन को SC या फिर OBC को ही ट्रांसफर कर पाएगा, तथा दोनों जो है ये दोनों जो है एक ही जिला का निवासी होगा, तभी जो है ट्रांसफर कर पाएगा। ठीक है, और C में क्या लिखा गया है कि ST SC OBC छोड़ के अगर कोई जमीन कोई किसान अगर जनरल के हैं, ठीक है, तो वह अपना जमीन को जो है किसी को भी दे सकता है। ठीक है, चाहे धनबाद को हो या फिर चाहे कहीं को हो, ठीक है, उसको जमीन जो है बेच सकता है। तो धारा 46 का A B C काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अध्याय 9 में। अध्याय 9 जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगान के संबंध में उपबंध यहाँ बताया गया है, प्रतिबंध बताया गया है। अध्याय 9 के धारा 52 से लेकर के धारा 63 तक, इसमें 10 धारा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धारा 51A, ठीक है, लगान की अस्थिरता के बारे में उपधाराएं कि लगान की अस्थिरता बना रहना चाहिए। समय समय पर जो है लगान जो है बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 1908 जो है और अभी चल रहा है 2022-2023, तो 1908 जो है काफ़ी समय पुराना है। इस समय महंगाई कम था, अभी महंगाई ज़्यादा है, तो लगान जो है समय समय पर जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलेंगे। धारा 52 में क्या लिखा गया है कि लगान सिर्फ नगद रूप में ही भुगतान ना किया जाएगा, भुगतान 4 किस्तों में। ठीक है, मतलब लगान जो है केवल नगद रूप में ही किया जा सकता है। ठीक है,
लगान सिर्फ नगद रूप में ही भुगतान किया जा सकता है, न्यूनतम 4 किस्तों में किया जा सकता है। जो भूमि का जो लगान होता है वो 4 किस्तों में किया जाता है। कौन कौन सा? प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त, तृतीय किस्त और अंतिम किस्त। जून से शुरू होता है, ठीक है, संध्या 5 बजे तक, ठीक है। सितंबर के अंतिम कार्य दिवस संध्या 5 बजे तक, दिसंबर और मार्च के, इस तरह से आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो धारा 52 में यही चीज़ बताया गया है कि लगान सिर्फ नगद रूप में ही भुगतान किया जाएगा। भुगतान जो है 4 किस्तों में किया जाएगा, प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त, तृतीय किस्त और अंतिम किस्त। प्रथम किस्त जो है जून के अंतिम कार्य दिवस संध्या 5 बजे तक आप जमा कर सकते हैं लगान। द्वितीय किस्त जो लगान है सितंबर के अंतिम कार्य दिवस संध्या 5 बजे तक कर सकते हैं। इस प्रकार अंतिम किस्त जो है वो मार्च महीने के अंतिम कार्य दिवस पर संध्या 5 बजे तक आप लगान को जमा कर सकते हैं, ठीक है। धारा 53 में बताया गया है कि लगान जो है भुगतान की रीतियां, लगान जमा माल कचहरी में किया जाएगा। राशि का भुगतान करने पर रसीद निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। आप लगान जमा करते हैं ना, तो लगान जमा करने के बाद आपको जो है एक रसीद दिया जाएगा, निःशुल्क दिया जाएगा, ठीक है। इसका अधिकार है कि आप लगान जमा करने के बाद आप निःशुल्क आप रसीद प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। धारा 54 में बताया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि लगान तथा उसके ब्याज के लिए प्राप्तकर्ता द्वारा उचित रसीद प्रदान किया जाएगा, ठीक है। धारा 55 में बताया गया है कि लगान संबंधी मामले में उपायुक्त का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। धारा 55 में बताया गया है कि लगान संबंधी में कोई अगर विवाद होता है लगान देने लेने में, तो उपायुक्त तो जो बोलेगा वही उसी का निर्णय जो है अंतिम होगा, ठीक है। धारा 58 में बताया गया है कि लगान का बकाया सही समय पर नहीं दिया जाएगा तो उस पर 6.25% जो है साधारण वार्षिक ब्याज लगेगा। अगर कृषक 1 वर्ष के भीतर ही बकाया लगान चुका देता है तो उस स्थिति में मात्र 3% ब्याज ही देना होगा। अगर लगान बकाया है तो आप पर जो है 6.25% जो है साधारण वार्षिक ब्याज लगेगा, जो धारा 58 में दिया गया है। अगर आप जो है लगान 1 वर्ष के अंदर जो है चुका देते हैं, जैसे कि अभी 2023 चला है, ठीक है, 2023 आपका लगान जो है 2022 का बाकी है, तो 2023 दिसंबर 2023 कंप्लीट होते होते, मतलब इसी साल अगर आप जमा कर दोगे ना, तो आपसे मात्र 3% ब्याज लिया जाएगा। अगर आप 2023 पार कर देते हो तो फिर आपसे जो है 6.25% जो है ब्याज के साथ जो है आपसे पैसा लिया जाएगा, लगान लिया जाएगा। धारा 59 में ये चीज़ लिखा गया है कि बेदखली और लगान बकाए के कारण पट्टों का रद्द किया जाना। मतलब कि धारा 59 में ये चीज़ लिखा गया है कि आप लगान नहीं दे रहे हैं ज़मीन का, तो आपको बेदखली किया जाएगा तथा आपका जो पट्टा है, आपका जो लीज है, ठीक है, वो भूस्वामी के द्वारा क्या किया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। धारा 60 में लिखा हुआ है कि पट्टा को बेचा भी जा सकता है। अब आप लगान दे ही नहीं रहे हैं, आपके पास जो ज़मीन है जो आपको भूस्वामी दिया है, ठीक है, और आप इसका लगान नहीं दे रहे हैं, तो फिर सरकार क्या करेगा, इस भूमि को जो है किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर देगा, बेच देगा, ठीक है। 61 में क्या लिखा है कि विशेष परिस्थिति में लगान का नगद के बजाय वस्तु के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी वस्तु को जो है लगान के तौर पर दे सकते हैं। जो आपका उपज हो रहा है, धान गेहूं वगैरह, आप उसको भी लगान के तौर पर दे सकते हैं। धारा 62 में लिखा गया है कि धारा 61 के अधीन निर्धारित लगान 15 वर्ष तक अपरिवर्तित रहेगा। मतलब कि जो लगान उपायुक्त के द्वारा, हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किए हुए थे, तो उपायुक्त के द्वारा जो लगान तय किया जाएगा वह 15 वर्षों तक वैलिड होगा। 15 वर्षों तक आपका लगान में ना बढ़ेगा ना लगान आपका घटेगा। धारा 63 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया गया है कि जमींदारों पर सख्त नियंत्रण करने का प्रावधान, भूस्वामी के द्वारा अवैध वसूली के खिलाफ प्रावधान, 6 माह जेल और 500 जुर्माना। जैसे कि आपके पास ज़मीन है, आप एसटी के हैं या फिर ओबीसी के हैं या फिर एससी के हैं या फिर कोई भुयारी ज़मीन है या फिर खुदकटीदार ज़मीन है, और आप जो है लगान दे रहे हैं लेकिन भूस्वामी आपको परेशान कर रही है, आपको तंग कर रही है, तो आप धारा 63 के अकॉर्डिंग जो है आप उपायुक्त को कंप्लेंट कर सकते हैं कि हम लगान दे रहे हैं, इसके बावजूद भी जो है हमको भूस्वामी परेशान कर रहा है। तो फिर भूस्वामी को क्या होगा, 6 माह का जेल हो सकता है या फिर 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है, ठीक है।
अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे। अध्याय 9, अध्याय 9 का जो ए है, इसमें बताया गया है बंजर भूमि की बंदोबस्ती के बारे में। जो बंजर भूमि है जिसपे खेती वगैरह नहीं हो पा रहा है, उसका किस प्रकार बंदोबस्त किया जाएगा, उस पर किस प्रकार लगान लिया जाएगा। तो इसमें दो धारा है, धारा ए 63A और 63B। तो 63A जो है, उपायुक्त को अधिकार दिया गया है कि बंजर भूमि में इसकी बंदोबस्ती किसी के नाम पर कर सकती है। बंजर भूमि के बंदोबस्त के पट्टा अमलनामा की 2 प्रति तैयार की जाएगी, एक प्रति रैयत को दिया जाएगा और दूसरा प्रति जो है उपायुक्त को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं 63B में, अभी हम आपको समझा देते हैं इसको भी। यदि बंदोबस्त की गई बंजर भूमि पर 5 वर्षों तक कोई कृषि कार्य नहीं किया गया हो तो राज्य सरकार पुराने बंदोबस्त को समाप्त कर सकती है तथा राज्य सरकार नए बंदोबस्त को स्वतंत्र रूप में लागू कर सकती है। जैसे कि एक जमीन है, ठीक है, ये बंजर है, ठीक है, अब इस पे जिसको भूमि दिया गया है या हम तो ना खेती कर रहा है ना ही कुछ कर रहा है, जमीन बंजर पड़ा हुआ है, तो जो भूस्वामी जो है, जो सरकार है, जो जमींदार है, ऐसे थोड़ा ना छोड़ देगा इसको। तो क्या करेगा कि इस पे जो है, ये जो बंजर भूमि है, इस पे नया बंदोबस्त लागू करेगा, नया लगान लागू करेगा और किसी और को दे देगा कि आप इस पे खेती करो, बंजर भूमि है, थोड़ा बहुत जो भी होगा और जो लगान निर्धारित किया जाएगा वो लगान आपको देना पड़ेगा। जैसे एक खेत हमारा था और ये बंजर हो गया है, ठीक है, ये हमारा खेत था, ये बंजर हो गया, हम इस पे खेती नहीं कर रहे, ना ही इस पे हम लगान दे रहे हैं, तो फिर सरकार क्या करेगा या फिर भूस्वामी क्या करेगा, एक खेत को वापस ले लेगा, किसी और के नाम पे कर देगा। ठीक है, तो यही चीज़ जो है धारा 63A में और 63B में प्रावधान है और इसके बारे में बताया गया है बंजर भूमि के बारे में कि कोई अगर बंजर भूमि है और उससे लगान वगैरह नहीं मिल रहा है तो किसी और के नाम पे जो है ज़मीन को कर देगा या फिर बंदोबस्ती कर देगा। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब हम लोगों ने जो है धारा हम लोग 7, 8 और 9 3 धारा को हम लोगों ने पढ़ा है। फिर से एक बार फास्ट रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, धारा 7 में जो है कुछ विशेष जो छूट प्राप्त भूमियां हैं उसके बारे में बताया गया है। धारा 8 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से धारा 46 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ST, SC, OBC अपना ज़मीन को किसको ट्रांसफ़र कर सकता है, कौन सा जिला में कर सकता है, ठीक है, कौन सा थाना में कर सकता है, कौन सा जिला में कर सकता है, ठीक है, जनरल वाला जो है अपना ज़मीन किसको बेच सकता है, सारा चीज़ हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया हुआ है। साथ ही साथ जो है अगर कोई 46 का उल्लंघन करता है तो फिर आगे जो है किसको आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका ज़मीन गलत तरीके से किसी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो आप जो है 12 वर्षों तक जो है आप आवेदन दे सकते हैं उपायुक्त को। ठीक है, और उपायुक्त जांच पड़ताल करके 3 वर्षों के अंदर अगर ज़मीन खाली रहा तो आपको वापस करवा देगा। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है धारा 9 में। धारा 9 में लिखा है लगान से संबंधित, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में कि अध्याय 9 जो है वो किससे संबंधित है, तो लगान से संबंधित है। ठीक है, अगर लगान कोई देता है तो किस प्रकार देगा, नगद देगा कि कैश देगा कि वस्तु के रूप में देगा। अगर लगान दे रहा है तो उसके बदले रसीद फ्री में प्राप्त कर सकता है कि नहीं। अगर लगान में कोई गड़बड़ हो तो फिर बीच में कौन आकर के जो है जिसका निर्णय अंतिम माना जाएगा, तो उपायुक्त तो आएगा, आपका जो मामला है उसको सुलझेगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे सारे चीज़ को प्रावधान किया गया है। इसको आप बार बार पढ़िएगा, 2 से 3 बार आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे धारा 10 से लेकर के जहाँ तक हो पाएगा 11, 12, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और जैसे ही सारा CNT एक्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो फिर हम लोग जो है MCQs क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, और काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल आपको हम देंगे, कर लीजिएगा। जो चीज़ बता रहे हैं उसको याद रखिएगा। अगर 12 क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से CNT और SPT एक्ट से, तो आप 12 का 12 सही करके आओगे। ठीक है, अभी जितना पढ़ा है इतना पढ़ लीजिएगा ना, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है बन भी जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो नए छात्र हैं वे लोग जो है डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है एग्ज़ाम पोर्टल ऐप का, वहाँ उसको डाउनलोड करके जो है आप वहाँ से जो है
11th JPSC जो है उसका बैच परचेस कर सकते हैं पेपर 2 के लिए। आपको इस तरह का नोट्स दिया जा रहा है हर टॉपिक वाइज करके, साथ ही साथ जो है क्लास भी हो रही है, साथ ही साथ PDF में मिलेगा और साथ ही साथ चैप्टर वाइज टेस्ट भी देंगे। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7223861443। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।